हेलो गाइस, वेरी गुड नाइट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए एक नया ऐप हमने लॉन्च किया है डीड्यू ऐप के नाम से, डीड्यू अपडेट के नाम से। बट वो अपडेट देने के लिए नहीं है, आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए है। तो आप प्लीज़ हमारे उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और जो आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपका पेपर हमने एनालाइज किया है कि आपका पेपर होने वाला है एमसीक्यूज बेस, तो हम आपको एमसीक्यूज ही लेके आ रहे हैं, राइट। तो जो आपके डीडीयू में एमसीक्यूज आने वाले हैं, उन एमसीक्यूज को ही हम लेके आए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज हैं, आप इनको लगाइएगा और हम इनको आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताएंगे। देखो नीचे लिखा हुआ है डीडीयू अपडेट मोबाइल ऐप, ठीक है ना। डाउनलोड ऐप नाउ। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9044105540, यानी कि 9044410540। ये हमारी टीम का नंबर है। अगर आपको कुछ पूछना है, कोर्स के बारे में जानकारी लेनी है, तो आप इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट और ओनरशिप जिसमें अलग अलग होते हैं उसको हम कंपनी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का काम क्या है, मैनेज करना चीज़ों को। और ओनरशिप यानी कि जो मेंबर होंगे कंपनी के, इक्विटी शेयर होल्डर होंगे, उनका काम क्या होगा, पैसा लगाना बिजनेस में, ठीक है ना। तो सेपरेट एंड मतलब अलग अलग वो होते हैं, सेपरेशन होता है इन दोनों का। तो वो किस में होता है, कंपनी में, राइट। कंपनी में ही ये बात मानी जाती है कि मैनेजमेंट अलग होती है और ओनरशिप अलग होती है। यानी कि मैनेजमेंट का काम है मैनेज करना बिजनेस को, और ओनरशिप का काम है डिसीजन लेना और उसमें पैसे वैसे का अरेंजमेंट करना, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन सॉल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि भाई वो ही मैनेज करता है, वो ही क्या करता है, वो ही ओनर होता है और वो ही बिजनेस को चलाता है, ठीक है ना। ऐसे इन तीनों में यही कंडीशन होती है, लेकिन कंपनी में ये अलग अलग होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन ए जॉइंट हिंदू फैमिली सिस्टम, एच की बात कर रहा है, एक करता हैज, करता कैसे क्या रखता है, लिमिटेड लाइबिलिटी। उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है? नहीं जी, अनलिमिटेड होती है। कैसी लाइबिलिटी होती है उसकी, अनलिमिटेड। तो आंसर आएगा इसका बी। आई होप आपको समझ में आया होगा, बी आंसर बनेगा। क्योंकि एच में जो करता होगा, जो उसका मुखिया होगा परिवार का, उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। क्लियर है। कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करती हैं, वन मैन वन वोट, राइट। वन मैन वन वोट का फॉलो करती हैं, या वन मैन मैनी वोट। वन मैन मैनी वोट कैसे कर सकता है, नहीं, कॉथ ए भी नहीं हो सकता, और नन ऑफ एव, यानी कि वन मैन वन वोट। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, जो एक दूसरे को कोऑपरेशन करने के लिए बनाई जाती है, तो उसमें एक व्यक्ति एक वोट होता है उसका, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन ए जॉइंट स्टॉक कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज इलेक्टेड बाय, किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, शेयर होल्डर के द्वारा, है ना। क्योंकि कंपनी जो होती है उसके शेयर होल्डर जगह जगह होते हैं, है ना। ये मान लो मुंबई में कोई कंपनी है और उसके शेयर होल्डर कोलकाता में, है ना, दिल्ली में, है ना, और आपका यूपी में, बिहार में, उत्तराखंड में, अलग अलग स्टेटों में होंगे। अब उसका हमको करना क्या होगा, हमें पूरी कंपनी को मैनेज करना होगा। अब मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाना पड़ेगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो शेयर होल्डर हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाले कुछ लोगों को चुना जाएगा वोटिंग के माध्यम से, और वो फिर पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे शेयर होल्डर की तरफ से, और वो ही कंपनी का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम देखेंगे, मैनेज करेंगे, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ जी। नेक्स्ट, इन ए पार्टनरशिप फर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैरिंग ऑन ए बैंकिंग बिजनेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउ आर। तो देखिए कोई पार्टनरशिप फर्म है और वो बैंकिंग का बिजनेस कैरी करती है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं,
मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं 10। ये बात आप ध्यान रखना। अगर जनरल बिजनेस होती तो उसमें मैक्सिमम होते 20। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर। फॉर ए पार्टनरशिप फर्म comprising of professional who are governed by a separate act, the maximum number of partners can be, हो सकते हैं। देखो ध्यान देना, जो पार्टनरशिप एक्ट है आपका 1932, उसमें मैक्सिमम हो सकते हैं 50, मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं 50। लेकिन कंपनी एक्ट के भी कुछ प्रोविजन लागू होते हैं। तो 464 एक सेक्शन है 464, वो सेक्शन बताता है कि आप पार्टनरशिप में पार्टनर्स की संख्या 100 तक कर सकते हैं, 100 से ऊपर नहीं कर सकते। अगर वो 101 हो गए तो वो इलीगल पार्टनरशिप, वो जो एंटिटी है इलीगल हो जाएगी। तो इसमें क्या है, 100 आएगा इसमें आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ जी। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी में एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉई who are members also कैन नॉट एक्सीड, तो कितने से ज़्यादा नहीं हो सकते, 200 से। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और अधिकतम 200, यानी कि 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी शेयर्ड, ऐसा प्रॉफिट जिसकी रिक्वायर्ड नहीं होती है शेयर करने की। दिस इज ए डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ, ये किसका फीचर है जिसमें प्रॉफिट को शेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये फीचर है सोल प्रोप्राइटर का। क्यों? क्योंकि भाई इसका सोल प्रोप्राइटरशिप किसको कहते हैं, एकांकी व्यापार को कहते हैं, है ना। अगर कोई आप एकांकी व्यापार करते हैं, जितना प्रॉफिट हुआ वो सब तुम्हारा, लॉस हुआ तो आपको बियर करना, प्रॉफिट हुआ तो तुम्हारा, और लॉस होगा तो तुमको ही बियर करना होता है। इसमें प्रॉफिट को किसी को शेयर नहीं करना होता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में तो शेयर करना पड़ेगा ना, 2 लोग मिलकर के वो बिजनेस कर रहे हैं, लाभ हुआ 5000, तो ये दोनों आपस में जो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, और एग्रीमेंट में जो बातें लिखी गई थी कि प्रॉफिट को कैसे हम शेयर करेंगे, तो शेयर करते हैं। ये कंपनी में भी किया जाता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी किया जाता है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं किया जाता है। द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ पार्ट्स, ईच सच पार्ट इज कॉल्ड शेयर। उसके एक पार्ट को आप शेयर कहते हैं। जब कंपनी की कैपिटल को डिवाइड कर दिया जाता है पार्ट्स में, तो इसके एक पार्ट को आप शेयर कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ना जी, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। नेक्स्ट, द हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली इज रेफर टू एज, जॉइंट हिंदू फैमिली को आप कैसे रेफर करोगे, हेड को कैसे उसका जो हेड होता है उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे आप कर्ता। क्या बोलोगे उसको? कर्ता। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी, कर्ता बोलेंगे, है ना, जो करने वाला है, मुखिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। द मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली आर रेफर टू एज, the member of joint Hindu family are referred to as co-partners, शेयर होल्डर, पार्टनर्स नहीं, नन ऑफ दीज, यानी कि डी आएगा इसमें, नन ऑफ दीज। राइट,
समझ आया? ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मेड टू प्रोवाइड मेंबर्स रेजिडेंशियल अकोमोडेशन एट रीजनेबल रेट। आपने मतलब आवास दे देती है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मेड टू प्रोवाइड मेंबर्स, अपने मेंबर्स को क्या कर देती है, रहने के लिए, निवास के लिए, अकोमोडेशन एट रीजनेबल प्राइस, मतलब सस्ता मतलब दे देती है रहने के लिए। दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसको आप किसका एग्जाम्पल कहोगे? तो ये होगी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सोसाइटी का काम क्या होता है कि अपने मेंबरों को क्या देती हैं, वो सस्ते मूल्यों पर रहने के लिए मकान देती हैं। तो इसको हम बोलेंगे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मोहन इज ए पार्टनर ऑफ एबी फर्म बट हिज एसोसिएशन इज अननोन टू द जनरल पब्लिक। मोहन इज एक्टिव पार्टनर, अननोन है जनरल पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक उसको जानती नहीं है, अननोन है वो। तो आप उसको क्या कहेंगे, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर और पार्टनर्स बाय स्टेपल, है ना, और स्कार्ट पार्टनर। तो आप ऐसे पार्टनर को आप क्या कहेंगे, ठीक है ना? सीक्रेट पार्टनर। देखो ये सीक्रेट पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, पार्टनर्स बाय स्टेपल्स और सीक्रेट पार्टनर। तो देखिए जिस व्यक्ति को आप जानते ही नहीं है ना, यानी कि मोहन एक पार्टनर है एक फर्म में, लेकिन उसको पब्लिक नहीं जानती, जनरल पब्लिक, तो वो सीक्रेट पार्टनर कहलाएगा। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो काम करता है, भाई जो व्यक्ति किसी फर्म के लिए काम कर रहा है उससे तो सब लोग जानेंगे, हाँ जी। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो पैसा लगा देता है कि भाई मैं सो जाऊंगा आराम से। स्लीपिंग पार्टनर इसलिए कहते हैं, मैं पैसा लगा लूंगा, बाकी तुम देखो जो करना है आपको बिजनेस में। तो हम उसको कहेंगे स्लीपिंग पार्टनर, लेकिन लोग उसको जानते हैं कि उस पर्सन का भी पैसा लगा हुआ है, राइट। आई होप आपको समझ में आएगा। इसको बोलेंगे सीक्रेट पार्टनर। नेक्स्ट, ए पर्सन हु बाय हिज वर्ड और कंडक्ट गिव एन इम्प्रेशन टू अदर दैट ही इज ए पार्टनर ऑफ द फर्म। एक व्यक्ति है और वो अपने मतलब एक्सप्रेशन से इस तरह से मतलब बिहेव करता है, कंडक्ट करता है कि वो इस पर्टिकुलर वर्ड ऐसे मतलब यूज करता है, कंडक्ट देता है, और वो ये शो कर देता है कि वो इस फर्म का पार्टनर है। तो उसको आप क्या, कौन सा पार्टनर कहोगे? नॉमिनल पार्टनर? नहीं, नॉमिनल पार्टनर तो कहेंगे नहीं। भाई कोई व्यक्ति है और वो ऐसा व्यवहार कर रहा है कि मैं इस फर्म में वो हूँ, क्या मैं इस फर्म में पार्टनर हूँ, जबकि वो पार्टनर है नहीं, लेकिन वो लोगों के साथ में इस तरह का वर्ड यूज कर रहा है कि मेरी फर्म है ये, मतलब इस तरह का कंडक्ट कर रहा है ना। तो हम उसको कहेंगे स्टोपल पार्टनर, ठीक है ना, पार्टनर्स बाय स्टोपल, राइट। ए पर्सन इज रिप्रेजेंटेड एज ए पार्टनर, एक पर्सन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को एक साझेदार, एंड ही डज नॉट डिने सच इम्प्रेशन दिस प्राइट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ सच इफेक्ट सच ए पर्सन इज। तो आप उसको क्या कहेंगे? ऐसे पर्सन को आप क्या कहेंगे? A person is represented as a partner and he does not deny such impressions despite of being aware of such effect such a person is। तो ऐसे पर्सन को आप क्या कहेंगे? जो नॉट डिनाई भी नहीं कर रहा है, तो आप उसको कहेंगे पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी कैन बी। तो पब्लिक कंपनी में कितने हो सकते हैं? मिनिमम नंबर 7।
मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, ये जो सब्जेक्ट है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और ये DDU यानी कि दीनदयाल यूनिवर्सिटी के लिए है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दीनदयाल यूनिवर्सिटी जो है हमारी यूपी में, उस तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी कैन बी 2। 2 हो सकते हैं, कम से कम 2 हो सकते हैं, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन है। ए प्रपोजल्स नेम A proposed name of a company is not considered desirable if एक कंपनी का जो प्रपोज नाम किया गया इज नॉट कंसिडरेट डिजायरेबल। इफ ए क्लोजली रिसेंबल द नेम ऑफ एन एग्जिटिंग कंपनी। ये कहता है कि भाई एक कंपनी है वो अपना नाम रखना चाहती है, तो वो किस कंडीशन में डिजायर नहीं करेगी ऐसा नाम। तो जैसे मान लो कोई एक कंपनी है और वो कंपनी अपना नाम रखना चाहती है और वो नाम अगर ऐसा रख ले कि उसका नाम जो है पहले से एक कंपनी बनी हुई है उसके नाम से मिलता जुलता है, तो वो डिजायरेबल नहीं होगा, कंसीडर डिजायरेबल नहीं किया जाएगा वो डिजायरेबल। इट इज आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एग्जिटिंग कंपनी। हाँ, अगर वो उस कंपनी से मिलता जुलता है तो भी नहीं किया जाएगा। क्लोजली रिजर्वेबल है तो भी नहीं, उससे आइडेंटिकल मिलता जुलता है तो भी नहीं। इट इज एन एम्बलम ऑफ ए स्टैट्यूटरी बॉडी, और वो अगर किसी स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि संवैधानिक निकाय से संबंधित है तो भी उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे डिजायरेबल, यानी कि उस नाम को आप नहीं रख सकेंगे। तो इन द केस ऑफ एनी ऑफ एबव, जो ऊपर 3 केस बताए हैं, अगर कोई कंपनी अपना नाम रखना चाहती है और वो नाम ऐसा रखना चाहती है जो मिलता जुलता है ऐसी ही पहले से बनी एक कंपनी से, तो आप ऐसा नाम नहीं रख सकते। या फिर वो ऐसा नाम रखना चाहते हैं जो किसी संवैधानिक बॉडी से मिलता जुलता है, तो ऐसा भी नाम नहीं रखा जा सकता, ठीक है ना। और अगर कोई कंपनी अपना नाम ऐसा रखना चाहती है कि ऐसी ही कंपनी है और उसका नाम उससे बिल्कुल क्लोज आ रहा है, तो वो भी कंपनी ऐसा नाम भी नहीं रख सकती अपना। ए प्रोस्पेक्टस और ए स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है ना, कैन बी इशू बाय, है ना। तो देखिए प्रोस्पेक्टस 4 तरह के होते हैं। तो ए प्रोस्पेक्टस और ए स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस कैन बी इशू, कौन इशू कर सकता है? ए पब्लिक कंपनी, आइदर ए एंड बी, यानी कि प्राइवेट कंपनी। और देखो प्राइवेट कंपनी तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है क्या, बताएं मुझे। प्राइवेट कंपनी क्या इशू करती है? नहीं, क्योंकि प्राइवेट प्रोस्पेक्टस हम क्यों इशू करते हैं? हम इसीलिए करते हैं कि जनता जो है, पब्लिक जो है, हमारी कंपनी के बारे में जाने और उसके शेयरों को परचेज करे। लेकिन आपको पता है प्राइवेट कंपनी में तो प्राइवेट कंपनी तो शेयर बेचती नहीं है पब्लिक के लिए, है ना। वो तो अपने या तो रिलेटिव को देगी या अपने लोगों को देगी, अपने मेंबर्स को देगी। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बनेगा? ए बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ जी। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ द स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पब्लिक कंपनी आर। तो पब्लिक कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होगा? पहले प्रमोशन होगा, फिर कमिटमेंट होगा ऑफ बिजनेस। ऐसा तो नहीं, कमिटमेंट ऑफ बिजनेस तो नहीं होगा, इनकॉर्पोरेशन बहुत ज़रूरी है। प्रमोशन होगा, इनकॉर्पोरेशन होगा, कैपिटल सब्सक्रिप्शन होगा, कमिटमेंट ऑफ बिजनेस होगा, ये चल जाएगा। लेकिन आगे भी हम देख लेते हैं। इनकॉर्पोरेशन, प्रमोशन, ठीक है ना। प्रमोशन यानी कि यहाँ पे प्रमोशन का मतलब हमें ये देखना है, ये समझना है कि प्रमोशन का मतलब है प्रमोटर से, राइट। तो ये बी आंसर ही हमारा ठीक बनेगा, जो हमने कहा प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को प्रारंभ करने का, ठीक है ना, ये करेंगे। सबसे पहले प्रमोशन करेंगे, फिर इनकॉर्पोरेशन कराएंगे उसका,
फिर कैपिटल का सब्सक्रिप्शन होगा, फिर बिजनेस का प्रारंभ होगा। ठीक है ना। इनकॉर्पोरेशन के बाद में ये नहीं आ सकता और ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज विच आर साइंड, प्रारंभिक जो समझौते होते हैं किसके द्वारा साइन किए जाते हैं? बिफोर द इनकॉर्पोरेशन। प्रीमियरली कॉन्ट्रैक्ट तो वही होते हैं जो इनकॉर्पोरेशन से पहले होते हैं। चलो और भी पढ़ते हैं। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बट बिफोर कैपिटल सब्सक्रिप्शन, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बट बिफोर कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। लेकिन ये दोनों ऑप्शन तो गलत बन रहे हैं जी। ठीक है, तो इसका आंसर पहला ही बनेगा, बिफोर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको हम प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट आर बाइंडिंग ऑन द कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, यानी कि इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है जिसके बाद में कंपनी का ओरिजिन होता है, जन्म होता है। यानी कि जो प्रारंभिक वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, वो बाइंडिंग कर देंगे ऑन द कंपनी। इनकॉर्पोरेशन के बाद में कंपनी को बाइंड कर देंगे। नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, बाइंडिंग ऑन कंपनी आफ्टर कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। तो देखिए नॉट बाइंडिंग करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है ना। आप देखिए थोड़ा सा, मैं दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। तो बाइंडिंग नहीं करनी चाहिए, नॉट बाइंडिंग होना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि देखो कंपनी जो अस्तित्व में आती है वो जब आती है जब उसका इनकॉर्पोरेशन होता है। अब इनकॉर्पोरेशन से पहले होते हैं प्रीमियरी कॉन्ट्रैक्ट। तो इन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेशन में आने के बाद में इनके लिए जवाबदेही कंपनी की नहीं होगी। कंपनी इनके लिए, इनको पूरा करने के लिए बाइंडिंग नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। राइट। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वुड बी सूटेबल। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस, कौन सी बिजनेस के लिए एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वुड बी सूटेबल। अच्छा, एक फर्म के लिए, एक पार्टनरशिप फर्म के लिए कौन सा फॉर्म, कौन सा प्रारूप, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक पार्टनरशिप फर्म के लिए ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा फॉर्म सूटेबल होगा? क्राफ्ट सेंटर है, इंटरनेट कैफे, कौन सा? एक पार्टनरशिप फर्म के बारे में पूछा है। ठीक है ना। तो चार्टेड अकाउंटेंसी फर्म, ठीक है, सूटेबल होगा पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि पार्टनरशिप फर्म में जो ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते हैं वो किसके लिए? चार्टेड अकाउंटेंट फर्म के लिए होगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस सोल प्रोप्राइटर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वुड बी सूटेबल। कौन सी बिजनेस के लिए जो एकांकी व्यापार का फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके लिए मतलब अच्छा रहेगा? क्राफ्ट सेंटर के लिए, आयरन स्टील फैक्ट्री के लिए, लीगल कंसल्टेंट्स के लिए। तो सॉल्व बिजनेस की बात कर रहा है। ठीक है, सॉल्व बिजनेस की बात कर रहा है। तो देखिए आयरन और स्टील फैक्ट्री के लिए तो भाई आपको कंपनी का फॉर्म अच्छा रहेगा। हाँ जी। क्राफ्ट सेंटर के लिए, एयरक्राफ्ट जो होते हैं उसके लिए नहीं, लेकिन लीगल कंसल्टेंसी के लिए ये अच्छा रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। द दया भागा सिस्टम ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इज प्रीवेलेंट इन। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए बारे में बात की गई है। तो दया भागा सिस्टम जो है वो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में चलता है। कहाँ पे चलता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए
तो ये वेस्ट बंगाल में चलता है, ठीक है, पूरे इंडिया में नहीं है भाई, पूरे पार्टनरशिप इज गवर्न बाय 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्लियर। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इज गवर्न बाय, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस जो है किसके तहत मतलब गवर्न होता है ना, हिंदू अनडिवाइडेड की बात करी गई है, तो वो होता है आपका 1956 के तहत, हिंदू सक्सेशन एक्ट, याद रखना, HUF, HUF का जो बिजनेस है वो HSA से, यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत होता है। इफ ए हिंदू इनहेरिट्स प्रॉपर्टी फ्रॉम फादर, ग्रैंडफादर और grandfather, then such property is termed as, देखो यदि एक हिंदू इनहेरेंट प्रॉपर्टी फॉर्म है फादर से, ग्रैंडफादर से, ठीक है, तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको कहेंगे आप एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी, अनसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ जी, इफ ए हिंदू अनहेरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम अदर रिलेटिव्स अदर देन, मतलब फादर नहीं है, ग्रैंडफादर नहीं है और ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं है और वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, देन दिस प्रॉपर्टी इज टर्मिनेटेड एज, तो आप इसको कैसे टर्मिनेट करोगे, अगर यहाँ पर ये लिखा होता ये प्रॉपर्टी फादर से, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर से है, दादा परदादाओं से मिली गई है, तो उसको बोलते हैं असेंट्रल प्रॉपर्टी। लेकिन इनके अलावा किसी और से मिली है, इनके अलावा अगर किसी और से मिली है तो हम उसको कहेंगे सेल एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने उसको सेल किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट, विच ऑफ द पार्टनर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द कैपिटल ऑफ द फर्म, विच ऑफ द पार्टनर्स, निम्नलिखित में से कौन सा पार्टनर डज नॉट कंट्रीब्यूट टूवर्ड द कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म के लिए कौन कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो वो है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर जो होता है वो फर्म को केवल नाम मात्र का होता है, वो अपना नाम देता है, राइट, तो ये कुछ भी फर्म को कंट्रीब्यूट नहीं करता है अमाउंट के रूप में। सॉरी भाई, ये जो स्टॉपल भी तो नहीं देता है कुछ भी, और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, नहीं, इसका आंसर बनेगा डी, ऑल ऑफ दीज, ये कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। इन ए लिमिटेड पार्टनरशिप, ये LLP की बात कर रहा है, LLP 2008 की बात कर रहा है, लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज लिमिटेड, लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, ऐसा तो नहीं है। वेयरनेस रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स मे बी लिमिटेड लायबिलिटी, कैपेबिलिटी ऑफ द ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन पार्टनर अनलिमिटेड, तो इसमें पहला ही आंसर होना चाहिए कि लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स लिमिटेड होती है ऑल पार्टनर्स की लायबिलिटी, ठीक है। दोबारा से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। इन ए लिमिटेड पार्टनरशिप, एक LLP में सबकी पार्टनरशिप लिमिटेड हो जाएगी, नहीं,
सबकी नहीं हो सकती, ऑल होता है नहीं। क्यों नहीं हो सकती मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहले आया था जनरल पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इसमें बहुत सारी कमियां थी, क्योंकि इसमें अगर एक पार्टनर ने गलती कर दी ना, उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता था, है ना। और इनकी लायबिलिटी कैसी होती, अनलिमिटेड। तो अगर यहाँ पर वो बोलता जनरल पार्टनरशिप, तो पहला आंसर सही हो जाता। पहला आंसर जब सही होता, लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स अनलिमिटेड। लेकिन इसमें क्या होता है, एलएलपी लाया इसलिए गया है कि भाई अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है और वो एलएलपी है, और उसमें एक बंदे ने, एक पार्टनर ने गलती कर दी, है ना, तो उसका खामियाजा भी वही भुगतेगा। इसमें आंसर आएगा बी, लायबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड और बाकी की होगी लिमिटेड। ये बनेगा जी आंसर, राइट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी हो सकता है, रिटन में हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है। आंसर बनेगा सी, कंपलसरी नहीं है कि वो रिटन में ही हो। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म आर, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। ए पार्टनर्स ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म होगा, ये लिख दिया गलत से। करोट फाइल ए सूट एगेंस्ट द फर्म अदर पार्टनर्स, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। द फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट एगेंस्ट थर्ड पार्टनर। द फर्म कैन नॉट, इसका पहला ही आंसर होगा, मैं बोल देता हूँ। ये पार्टनरशिप मतलब इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है शायद, मुझे लग रहा है। तो इसमें देखेंगे आंसर बनेगा, इसमें कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, क्या परिणाम होंगे अगर आपने पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो पहला कॉन्सिक्वेंस होगा ए पार्टनर्स ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म, एक अनरजिस्टर्ड फर्म का जो पार्टनर है, कैरोट फाइल ए सू अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो एक पार्टनर अन्य पार्टनर्स पे और फर्म पे कोई भी अभियोग नहीं चला सकते, कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। द फर्म कैन नॉट फाइल ए सू अगेंस्ट थर्ड पार्टनर्स, और फर्म भी थर्ड पार्टीज के साथ मतलब कोई भी केस नहीं चला सकती। और फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट द पार्टनर। देखो अगर आपने यहाँ ना थोड़ा सा ये मिस्टेक है, उसमें मिस्टेक है टाइपिंग में। तो आप देखेंगे इसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर कोई फर्म है और उसका आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो एक फर्म है, तो उस फर्म पर ना तो पार्टनर कोई केस कर सकते हैं और ना ही फर्म पार्टनर्स के ऊपर केस कर सकती है, जैसे मान लो कोई झगड़ा हो गया तो। और अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कराया, तो फर्म अपने नाम से कोई अदर पार्टी से कोई झगड़ा हो गया तो उसके साथ में भी कोई केस नहीं कर सकती है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी नहीं, आइदर कंपलसरी और ऑप्शनल। ये ऑप्शनल होता है, आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन कराएं या ना कराएं, ठीक है ना, ऑप्शनल है। ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरीली रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर, किसके अंडर रजिस्टर्ड होती है, किस एक्ट में रजिस्टर्ड होती है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ठीक है ना। तो द कोऑपरेटिव सोसाइटी किस एक्ट में होती है, वो होती है 1912, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन ऐसा हमने क्वेश्चन पहले भी किया था, तो इसका थोड़ा सा देखते हैं। एक्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये हिंदू जो होती है, मतलब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 1912 है और हिंदू के लिए 1956 है, राइट। पार्टनरशिप फर्म के लिए 1932 है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है, राइट, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी, कितने मेंबर हो सकते हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कितने मेंबर हो सकते हैं। तो मैक्सिमम, अधिकतम, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, नो सच लिमिट। दिस
हेयर, यहाँ पर उसकी कोई लिमिट नहीं है। अमूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अमूल तो दूध है ना, वो किसका किसका उदाहरण है? अमूल है, अमूल किसका उदाहरण है? तो ये अमूल जो है गुजरात में है और ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का उदाहरण है, राइट। मोदी जी की उस पर ये हुआ था, ध्यान रखें, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा इसका। लैक ऑफ सीक्रेसी इन ए लिमिटेशन फेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो लैक ऑफ सीक्रेसी, कमी होती है ना, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कमी होती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी में और कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसकी कमी होती है? लैक ऑफ सीक्रेसी इज ए लिमिटेशन फेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेसी की लिमिटेशन को फेस करते हैं। ए जॉइंट स्टॉक कंपनी गवर्न बाय, जॉइंट स्टॉक कंपनी किसके द्वारा गवर्न होती है? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए जो एक्ट है, यानी कंपनी के लिए जो कंपनी के ऊपर जो एक्ट एप्लीकेबल होता है वो होता है आपका 2013 कंपनी एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। ए प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय इट इज आर्टिकल, एक प्राइवेट कंपनी किसके आर्टिकल द्वारा गवर्न होती है? कौन से? रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ इट इज मेंबर टू ट्रांसफर शेयर, रेस्ट्रिक्ट होते हैं राइट ऑफ इट इज मेंबर, हाँ बिल्कुल, राइट नहीं होता है उनको। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर के, बिल्कुल सही बात है, ये इन्विटेशन भी नहीं देती है। ट्रांसफर, शेयरों के ट्रांसफर पर भी रोक होती है। मस्ट हैव ए मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख। तो 2013 में तो ऐसा कोई नियम नहीं है। ये क्वेश्चन उन्होंने कहाँ से लिया है? मिनिमम पेड अप कैपिटल, कम से कम 1 लाख की, वैसे अब उस पे होता था वो पब्लिक कंपनी पर 5 लाख, लेकिन पब्लिक कंपनी से तो हट गया है। लेकिन ध्यान रखेंगे ए प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय इट इज आर्टिकल, तो ये सब हैं उसके आर्टिकल में ये सब लिखा होता है कि कोई भी मेंबर अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता और जनरल पब्लिक जो है उसके शेयरों को सब्सक्राइब नहीं कर सकती और उसकी कम से कम 1 लाख रुपए की कैपिटल होनी चाहिए। इज पर्सनली लायबल फॉर द प्रीमिलरी कॉन्ट्रैक्ट, कौन होता है? प्रमोटर्स होता है पर्सनली लायबल। एक जो प्रमोटर्स होता है जिसके माइंड में कंपनी की स्थापना का सबसे पहले आइडिया आता है, वो पर्सनली लायबल होता है। आंसर डी बनेगा इसका, राइट। द लीगल पोजीशन ऑफ ए प्रमोटर्स इज दैट ऑफ, क्या होती है लीगल पोजीशन एक प्रमोटर्स की? एक एजेंट की होती है, एक ट्रस्टी की होती है ना। किस रूप में होता है? वो ना तो एजेंट होता है, ध्यान रखना, है ना, और ना ही वो ट्रस्टी होता है। लीगल पोजीशन उसकी कुछ नहीं होती है। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है उसका मतलब ही कंपनी से खत्म हो जाता है। हालांकि वो गुडविल यानी कि कंपनी का ओरिजिन उसके कारण से हुआ है, तो कंपनी उसको कुछ शेयर दे सकती है। इफ द प्रमोटर्स डज नॉट डिस्क्लोज द सीक्रेट प्रॉफिट earned by him and the company get to know about it, the company can, क्या कर सकती है कंपनी रिकवर कर सकती है, कंपनी क्लेम कर सकती है डैमेज फॉर द लॉस सफर्ड। अगर कंपनी ने लॉस की, कंपनी को लॉस हुआ है उस चीज़ से, तो उसके लिए वो डैमेज के लिए लॉस कर सकती है। वो कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है कंपनी। क्या ध्यान दो, यदि प्रमोटर्स ने डिस्क्लोज नहीं किया और सीक्रेट प्रॉफिट कमा लिया, है ना, और कंपनी गेट नो, और कंपनी ने उसको बाद में मतलब जाना, तो कंपनी क्या कर सकती है? तो कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी कैंसिल कर सकती है उस कॉन्ट्रैक्ट को जो प्रमोटर्स ने किया था, हाँ जी कर सकती है। और कंपनी रिकवर कर सकती है परचेज प्राइस पेड द प्रमोटर्स, जो टू द प्रमोटर्स, रिकवर द परचेज प्राइस पेड टू द प्रमोटर्स, जो प्रमोटर्स ने प्राप्त किया था ना प्राइज, उसको रिकवर कर सकती है और ये सभी काम कर सकती है, राइट, क्लेम भी कर सकती है।
राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। द प्रमोटर्स हैव टू सेलेक्ट ए नेम फॉर द कंपनी एंड गेट इट अप्रूव्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार of company. It has to be ensured that the name select does not match with the name of any other company. For this name are given to the registrar in order of preference. 2, 3, 4, 6 कितने नाम देगा भाई? ये इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रमोटर्स क्या काम करते हैं। प्रमोटर्स कंपनी का नाम सेलेक्ट करते हैं, यानी कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले बहुत सारे काम करते हैं। अब नाम के संबंध में वो जब नाम देंगे तो भाई कोई नाम मिलता जुलता ना हो, इसलिए वो क्या करते हैं, कई सारे नाम देते हैं। तो जिससे कि मतलब जिनमें से एक को रजिस्टर्ड जो होता है, कंपनी का रजिस्टर होता है, उसमें से एक को चुनता है, तो वो कंपनी के 3 नाम रखते हैं और कोशिश ये करते हैं कि वो नाम तीनों किसी भी कंपनी से मिलते जुलते ना हो। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइंड बाय एट लीस्ट पर्सन इन केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी, है ना, एंड बाय पर्सन्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में साइन जो होगा MOA वो 7 लोगों के द्वारा होगा और प्राइवेट कंपनी में 2 लोगों के द्वारा होगा। आंसर बनेगा 20 का। द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू द सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार टू गेट ए कंपनी रजिस्टर्ड इज आर। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार टू गेट ए कंपनी रजिस्टर्ड, वो क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। तो वो कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो सबमिटेड किया जाता है रजिस्ट्रार टू गेट कंपनी रजिस्टर, है ना, कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो वो कौन सा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको AOAV सबमिट करना पड़ेगा। कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स का हमने सहमति ले ली है, कंसेंट ले ली है, और स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन जो CA वगैरह होंगे वो भी डिक्लेयर करेंगे कि हाँ कंपनी, मतलब डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे। AOA के फॉर्म में होगा एक, जिसमें कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन लिखे जाएंगे, कंपनी का ऑपरेशन कैसे होना है, और जो डायरेक्टर्स बनेंगे वो अपनी सहमति देंगे, और स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन भी दिया जाएगा जो कंपनी के लिए मतलब CA वगैरह होंगे वो डिक्लेयर भी करेंगे कि हम इसकी कंपनी के CA बनने को तैयार हैं, ठीक है ना। इज आल्सो नॉन एज सिचुएशन केस और डोमिसाइल केस, राइट। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज इज आल्सो नॉन एज सिचुएशन क्लोज और डोमिसाइल क्लोज। तो रजिस्ट्रार ऑफिस क्लोज, ठीक है ना, इसमें इज ए डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, वो होगा AOA डी। आंसर बनेगा AOA। अभी मैंने बताया था AOA में ही दिए होते हैं कंपनी के रूल्स रेगुलेशन, कंपनी किस तरह से काम करेगी, राइट। एक्ट डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम आर कैन नॉट बी वैलिड और डिसमिस, ठीक है ना। कैन नॉट नहीं हो सकते, वैलिड इनवैलिड, कैन नॉट नहीं, वैलिड कैन नॉट बी वैलिड, वो वैलिड कहाँ होंगे, वो तो इनवैलिड हो जाएंगे, है ना। एक्ट्स डन, अगर कोई कंपनी जो है ना मेमोरेंडम के स्कोप के बाहर काम करती है, आर कैन नॉट बी इनवैलिड एनफोर्स्ड, ये यहाँ पर नॉट नहीं होना चाहिए था, नॉट बी इनवैलिड, वो नहीं कैन बी इनवैलिड, वो इनवैलिड होंगे और
और वो एनफोर्स भी नहीं होंगे। ये क्वेश्चन कुछ घुमा के दे दिया है, ठीक है। तो वो एनफोर्स भी नहीं होंगे, कैन नॉट बी इनवैलिड और एनफोर्स, सही है, ठीक है। नेक्स्ट, ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी मे आइदर हैव इट इज ओन आर्टिकल्स और मे अडॉप्ट गिविंग इन द कंपनी एक्ट। अच्छा, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी की बात करी गई है, तो वो अगर वो आर्टिकल नहीं बनाती है तो वो टेबल, देखो मेमोडियम के लिए तो ए से लेकर वो है, ठीक है। तो उसको टेबल ए को अडॉप्ट करना पड़ेगा। टेबल ए में दिया होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए, बट वो तो उसके लिए होता है आर्टिकल, ओन आर्टिकल में अडॉप्ट गिविंग इन द कंपनी एक्ट। ये वैसे एमओए की बात कर रहा है, एमओए की बात कर रहा है, एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल की बात कर रहा है, ठीक है। A statutory declaration is to be submitted to the registrar stating that all the legal requirement with the Companies Act with regard to incorporation have been complied with. This statement has to be signed by, है ना। वो किसके द्वारा साइन किए जाते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह के बारे में बात कर रहा है वो, ठीक है। तो वो जो है एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी किए जाते हैं, स्टेचुटरी, है ना। और वो सीए के बारे में, सीएस और सीए के द्वारा भी साइन किए जाते हैं, और पर्सनल नेम इन द आर्टिकल एज ए डायरेक्टर, बिल्कुल सभी, ऑल ऑफ एबव, राइट। द डॉक्यूमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन फी पेबल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी इज 10,000। जब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आप जो है पे करोगे 10,000, तो डिपेंड ऑन द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो ये 10,000 रुपये मान लो, सॉरी, द अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी, जब आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराओगे तो रजिस्ट्रेशन के समय पे एक कंपनी को एक अमाउंट पे करनी होती है। ए बोला है 10,000 रुपये पे करेगी, 12,000 करेगी, नहीं, वो डिपेंड करेगा कि कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितनी है उसके ऊपर। असर्शन दिया गया है मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक बात है, इन्वॉल्विंग द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल फंक्शन, सही बात है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसमें सभी फंक्शन इंटीग्रेट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मैनेजमेंट फर्स्ट प्लान देन ऑर्गेनाइज एंड फाइनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। तो कोड दिए हुए हैं आपको, ए और बी दोनों सही हैं और सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ठीक है। रीजन पूछा है उसने, मैनेजमेंट फर्स्ट प्लान देन ऑर्गेनाइजिंग एंड फाइनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है भाई, लास्ट काम तो कंट्रोलिंग ही है, तो इसका आंसर बनेगा बी। ए बी दोनों सही हैं, राइट। और बट जो आर दिया गया रीजन वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। मैनेजमेंट मीन्स फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग।
हु सेड दिस? तो ये बात किसने कही थी? ये तो जी उसने कही थी। किसने? ये तो आपके हेरनी फेयोल ने कही थी बात, ठीक है ना? बिल्कुल हेरनी फेयोल ने ये बात कही थी, राइट? हेरनी फेयोल ने ये बात कही थी कि मैनेजमेंट में हम पूर्वानुमान लगाते हैं, प्लानिंग करते हैं, संगठन बनाते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, ठीक है, ये काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट? कौन सा मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है? कम्युनिकेशन करना मैनेजमेंट का पार्ट है, प्लानिंग करना मैनेजमेंट का पार्ट है ना? और स्टाफिंग करना भी मैनेजमेंट का पार्ट है, लेकिन बजट बनाना, बजटिंग करना ये मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है? बजट बनाना मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। मैनेजमेंट एंड आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर। मैनेजमेंट एक कला है गेटिंग वर्क डन बाय अदर, दूसरों से काम करने की। द स्टेटमेंट बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है? हर्नी हरोल्ड कुर्टेज से ये बिलोंग करता है, ठीक है? ये किससे बिलोंग करता है? इन्होंने कुंटेज ने बोला था, कुंटेज ने, कि मैनेजमेंट जो है दूसरे लोगों से काम करने की कला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स? मैनेजमेंट इज ए थिंकिंग फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, बिल्कुल सही बात है, थिंकिंग फंक्शन है। मैनेजमेंट डज नॉट इंश्योर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज टू अचीव सम ऑब्जेक्ट, डज नॉट इंश्योर, ये इंश्योर नहीं करता यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज टू अचीव सम ऑब्जेक्ट, तो गलत बात है ये। इसी देखो, मैनेजमेंट डज नॉट इंश्योर, ये मतलब इंश्योर नहीं करता। इंश्योर यानी कि सुनिश्चित कर देगा क्या? अगर आपने मैनेजमेंट कर दिया तो ये निश्चित है कि आप अपने अचीव मतलब गोलों को अचीव कर ही लोगे। देखिए बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग मैन tactfully to get thing done। मैनेजमेंट डज नॉट एंश्योर, हाँ सही बात है, ये एंश्योर नहीं करता। अगर वो लिखता ना यहाँ पे मैनेजमेंट एंश्योर यूटिलाइज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव्स, तो ये गलत हो जाता। यहाँ नोट लगाने पे सही है स्टेटमेंट, यानी कि मैनेजमेंट ये एंश्योर नहीं करता कि अगर आपके पास में जो रिसोर्सेज हैं अगर आपने उनका पूरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया तो आप अपने गोल्स को अचीव कर ही लोगे, ये एंश्योर नहीं करता। लेकिन देखो मैनेजमेंट मीन्स है मैनेजिंग मैन टैक्टफुली टू गेट थिंग्स बिलोंग डन, तो ये गलत है, बी गलत है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बी इसका पॉइंट गलत है, राइट? बी गलत है, राइट? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इज, आधुनिक जो मैनेजमेंट है उसके जन्मदाता कौन है? हेनरी फेयोल तो एडमिनिस्ट्रेशन के थे, WF टेलर थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के जन्मदाता, लेकिन आधुनिक मॉडर्न मैनेजमेंट के जन्मदाता थे हेनरी फेयोल। ध्यान रखना वो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के भी जन्मदाता थे और मॉडर्न के भी थे, तो ये हेनरी फेयोल थे जन्मदाता, ठीक है? मैनेजमेंट लेजिस्लेटिव फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है, ठीक है? कौन सा फंक्शन है? मैनेजमेंट कौन सा फंक्शन है पूछा गया है, तो हमें आंसर देना है ये आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, राइट? ये एग्जीक्यूट कराता है, जो काम है उसको करवाता है फाइनली। असर्शन है मैनेजमेंट इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन कराना ये इंश्योर करता है। मैनेजमेंट एलिमिनेट्स वेस्टेज
एज फार एज प्रैक्टिकेबल। तो कोड दिए गए हैं, आपको रीजन में बताना है, राइट। तो मैनेजमेंट इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट, हाँ बिल्कुल, काम तो हम यही, ये इंश्योर करता है कि अगर आप मैनेजमेंट को अपनाओगे तो मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट अल्टीमेट एलिमिनेट्स, ख़त्म कर देगा वेस्टेज को और प्रैक्टिकेबली को, बिल्कुल सही बात है। जो वेस्टेज हो रहा है ना, अगर आपने प्रॉपर मैनेजमेंट किया तो उसको ख़त्म कर देगा। तो बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 60 क्वेश्चन हमने किए, 60 क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो आप कैसे भी करके DDU जो यूनिवर्सिटी है, दीनदयाल यूनिवर्सिटी, वहाँ तक आप पहुँचाइएगा, जिससे कि हमारी वॉइस, हमारा जो मेहनत है वो उन बच्चों तक पहुँच सके जो DDU में हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।